बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से। वैसे तो आप सबको पता चल चुका होगा कि उनकी डेथ हो चुकी है। सो काफी सारे लोग अफसोस में हैं, काफी सारे लोग दुखी हैं और उनकी जनाजे नमाज भी पढ़ी जा रही है। मुझे तो शुरुआत में लगा था कि उन्हें एक प्रॉपर मिलिट्री बरियल नहीं दिया जाएगा और आर्मी उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश नहीं करेगी, लेकिन बाद में जब इमरान खान ने इंटरवीन किया तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और उन्हें प्रॉपर मिलिट्री बरियल जो एक हीरो डिजर्व करता है वो दिया गया। शुरुआत में मुझे लगा था कि उन्हें बस एक आम सी बरियल दी जाएगी और उन्हें प्रॉपर मिलिट्री ऑनर नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाद में प्राइम मिनिस्टर के इंटरवेंशन पर उन्हें प्रॉपर मिलिट्री बरियल दिया गया। अब यहाँ पर कुछ सवालात उठते हैं उनके करियर के हवाले से, और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या डॉक्टर AQ खान दुनिया को पैसों के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बेच रहे थे और उसके बदले में उन्होंने काफी ज्यादा पैसा कमाया, क्योंकि जनरल मुशर्रफ आपके बहुत सारे DG ISIs इनके मुताबिक तो डॉक्टर AQ खान गद्दार हैं और इन्होंने बहुत सारे मुल्कों को पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पैसों के बदले में बेची और उससे काफी ज्यादा पैसा भी कमाया। जरा इस सवाल को थोड़ा सा हल कर लेते हैं, क्योंकि जिस शख्स की वफात हो चुकी है उसके हवाले से कुछ दाग जो लगाए गए थे किसी डिक्टेटर की तरफ से, उन्हें धोना काफी जरूरी समझता हूँ मैं। और किसी कोई डे पे अगर आप उनको एक अच्छा ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हो तो बेहतर है कि उनके किरदार पर लगाए हुए दाग हटा दिए जाएं और थोड़ा दिखा दिया जाए कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा था और जनरल मुशर्रफ क्यों इतना टाल मटोल कर रहे थे कि डॉक्टर AQ खान ही सारी दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स बेच रहे थे और उन्होंने बहुत पैसे कमाए। अगर पैसे कमाए होते तो बहुत अच्छे घर भी होते। जिन्होंने पैसे कमाए हम सबको पता है, कोई दुबई में रह रहा है, कोई कहाँ पर रह रहा है, कोई लंदन में रह रहा है और कहाँ पर उनके बंगले हैं। और ये बंदा जिसकी मौत भी हुई है तो पाकिस्तान के अंदर हुई है। सो पैसे कमाने वाले पाकिस्तान में नहीं मरते, उनके जनाजे दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में लाए जाते हैं दफनाने के लिए। अब इल्जामात की नोयत समझ लेते हैं। ये इल्जामात बेसिकली 2000 से शुरू होकर 2005 तक पीक पर पहुंचे हैं और 5 के बाद इन सारे इल्जामात को सबसाइड किया गया है और उसके बाद ये सारे इल्जामात खत्म हो चुके हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगते रहते थे। वो इसलिए लगते रहते थे कि पूरी दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स ना हासिल करे, लेकिन 2000 के बाद प्रिसाइजली जो इल्जामात लगने लगे वो खान रिसर्च लेबोरेटरी के ऊपर लगने लगे, ना कि पाकिस्तान के ऊपर। अब आते हैं थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैसे हुआ था ये सब कुछ। आप सबको पता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था वो आपकी इंडिजिनियस थॉट नहीं थी। आपने कुछ चीजें स्मगल की, कुछ चीजें वहां से लाए, कुछ चीजें चोरी की, कुछ चीजें यहाँ पर बनाई और फिर स्मगलिंग रूट ये वो सारे मतलब इलीगल एक्टिविटीज करके आपने बिट्स एंड पीसेस में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीट किया। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करता चलूं कि कुछ लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर AQ खान की कोई रोल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो एक मेटीरियोलॉजिस्ट था वगैरह वगैरह। अगर इतना ही नॉन इम्पोर्टेंट बंदा था तो इसको उसी टाइम पे हटा देते, इसको रखने की क्या जरूरत थी। ये एक सरासर झूठ है डॉक्टर समर मुबारकमंद की तरफ से और दूसरे साइंटिस्ट कम्युनिटी की तरफ से, जो आपके स्टेट पॉलिसी की वजह से उन्होंने अपनाया है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। अगर इसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी तो आप इसको निकाल कर बाहर फेंक देते, क्योंकि नॉन इंपॉर्टेंस ही चीज है ना, तो आप इसे निकाल बाहर फेंकते अपने प्रोजेक्ट में। इसको इतना बड़ा स्टेटस और इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत थी। नॉन एसेंशियल थिंग थी ना। आप सब डॉक्टर थे, आप तो न्यूक्लियर फिजिस्ट थे, वो सब कुछ कर सकते थे। सेंट्रीफ्यूज तो आप यूं ही बना लेते, ये ऐसा नहीं था। डॉक्टर AQ खान को जब जॉब मिली थी हॉलैंड में यूरेनको में, वहां पर वो पहले ट्रांसलेटर थे, फिर ट्रस्ट बिल्ड हुआ उनका दूसरों साइंटिस्ट के दरमियान, फिर उन्हें सेंट्रीफ्यूजेस और उनके डिजाइन के हवाले से पता चला, फिर उनके साथ काम करना शुरू किया, सारे डिजाइन मोल्ड्स वगैरह सब कुछ सीखा। और सबसे एसेंशियल चीज सप्लायर, कौन से सप्लायर्स हैं, कहां से सप्लाई होता है, कितनी क्वांटिटी में आता है, इन सप्लायर्स की डिटेल। जब डॉक्टर AQ खान यूरेनको छोड़कर सप्लायर्स लेकर पाकिस्तान में आए थे और सप्लायर्स का डेटा लेकर आए थे और P1 सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन लेकर आए थे, तब ये सारे के सारे कहाँ थे, डॉक्टर समर मुबारकमंद ये सब के सब यूनिवर्सिटीज में थे और इन सबको अच्छी तरह से पता है सेंट्रीफ्यूजेस के डिजाइन के बगैर कोई भी न्यूक्लियर बम नहीं बन सकता। सो डॉक्टर AQ खान वो सारी की सारी चीजें चोरी करके वहां से लाए थे यूरेनको से। अब यहाँ पर ये भी समझ लें कि पूरी दुनिया ने न्यूक्लियर बम्स जो बनाए हैं ना वो सब ने चोरी किए हैं। जर्मन्स के साइंटिस्ट को उठाया अमेरिका ने, फिर वहां पर उनकी रिसर्च से न्यूक्लियर बम बनाया उसने, जिसे हम मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं। उसी मैनहट्टन प्रोजेक्ट का जो हेड था रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उसी को अमेरिका ने ट्रायल किया और उसको मारा, वजह कि उसने सोवियत यूनियन को बम्स ट्रांसफर किए थे। फिर दुनिया ने देखा कि बर्तानिया, फ्रांस, हर मुल्क, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, हर मुल्क ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चोरी की है। ये एक हकीकत है। तो पाकिस्तान ने भी चोरी की, इसमें कोई बुरा काम नहीं है। अब बात है कि पाकिस्तान को क्या करना था। आपको बनाने थे सेंट्रीफ्यूजेस। सेंट्रीफ्यूजेस कहां पर बने, कैसे बनेंगे, कौन कौन से पार्ट बनेंगे, ये सारे लेआउट्स आपके डॉक्टर AQ खान ने लेआउट किए। अब उसमें एक और इम्पोर्टेंट सा रोल था कि सेंट्रीफ्यूजेस आपकी मलेशिया की एक फैक्ट्री थी, वहां से बनकर आते थे और उस फैक्ट्री का जो नाम था वो दूसरा था और वहां से जो सेंट्रीफ्यूजेस बनते थे वो उसकी यूं समझ ले
ये एक अंडरकवर एक्टिविटी थी। ये सारे ग्लोबल नेटवर्क्स थे ना, जिसे आप 2002 के बाद अब्दुल कदीर खान का एक ग्लोबल नेटवर्क है, आप अब्दुल कदीर खान का एक ग्लोबल न्यूक्लियर स्मगलिंग नेटवर्क है। ये सारा नेटवर्क ISI, पाकिस्तान आर्मी, डॉक्टर AQ, पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इन सब ने मिलकर बनाया था ताकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीट किया जा सके। बाद में जब पकड़े गए या बाद में जब अमेरिकन प्रेशर बना 2001 के बाद, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की गई दुनिया के ऊपर, क्योंकि उसी वक्त तक मुहिम भी चल रही थी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की इराक के खिलाफ, कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इस सारी मुहिम में पाकिस्तान को भी बीच में रगड़ा लगा दिया गया, क्योंकि 9/11 का झूठ पहले बोल चुके थे, अब दूसरा झूठ था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसके बाद इराक के ऊपर जंग कर दी। और इसी सारे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के फिलॉसफी में पाकिस्तान का भी रगड़ा लग गया कि पाकिस्तान की ये देखो न्यूक्लियर स्मगलिंग फैसिलिटी है, और डॉक्टर AQ खान का भी रगड़ा लग गया। अब थ्योरी बनाने के तो माहिर है, जैसे 9/11 की थ्योरी बनाई थी वेस्ट वालों ने, इसी तरह से इन्होंने ये भी थ्योरी बना दी कि डॉक्टर AQ खान ने पूरी दुनिया को स्मगलिंग की है, बड़ा पैसा कमाया है, और फिर ये वो वगैरह। अब पूरा पाकिस्तान तो ब्लेम लेने से रहा, क्योंकि जनरल मुशर्रफ थे डिक्टेटर, और जिसकी कोई सियासी हैसियत नहीं थी, जिसकी सियासी हैसियत नहीं होती, सो वो इस तरह के ब्लेम्स ले भी नहीं सकता। और वो थे कठपुतली अशरफ गनी की तरह, जैसे अशरफ गनी अमेरिका की कठपुतली था, वैसे ही जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की कठपुतली था। सो अमेरिका ने जो बताया वो उसने किया, और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई कि ये हुआ है वो हुआ है। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसामा बिन लादेन के साथ मुलाकात की थी, वो दूसरे थे, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर के कहने पर भी नहीं गए थे। ये भी कहीं स्टेब्लिश नहीं है कि वो साइंटिस्ट डॉक्टर AQ खान के कहने पर गए थे वहां से उनके साथ मिलने के लिए। वो साइंटिस्ट थे उम्मा तमीर नो वाले, वो दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐमन अल जवाहिरी के साथ, अलकायदा के साथ मुलाकात की थी। वो भी 9/11 से पहले। उन साइंटिस्ट का नाम है सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद। वो 9/11 से पहले ऐमन अल जवाहिरी के साथ मिले थे, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी थी पाकिस्तान के पास। पर मसला ये था कि उन साइंटिस्ट की मीटिंग के बारे में उन साइंटिस्ट का कहना है कि हम मिले थे कुछ फंड्स के लिए, ताकि हम कुछ और रिसर्च फैसिलिटी साइंटिफिक डेवलपमेंट के हवाले से बना सके। हाउएवर इन साइंटिस्ट का तो डॉक्टर AQ खान के साथ कोई लिंक नहीं बनता, बशर्ते कि वो वहां पर कलीग्स थे और कुछ काम करते थे। ये नहीं कहीं पे भी स्टेब्लिश हुआ कि डॉक्टर AQ खान ने इन्हें भेजा कि जाएं आप ऐमन अल जवाहिरी और उसामा बिन लादेन के साथ मुलाकात करें। ये कहीं पर भी स्टेब्लिश नहीं हुआ। कुछ मिस है, कुछ लीकेजेस हो सकती हैं, हुई हो KRL लैब से, क्योंकि एक प्रॉपर फंक्शनिंग लैब नहीं थी, स्मगलिंग रूट्स के थ्रू ऑपरेट कर रही थी KRL लैब। इसका मकसद ये थोड़ी है कि डॉक्टर AQ खान ने ये सारा कुछ किया था। ये सारे मिस हुए थे ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि कोई कोडिफाइड स्ट्रक्चर नहीं था जिसके थ्रू KRL काम कर रही थी। अब कोडिफाइड स्ट्रक्चर बनाना था, कोई भी सियासी गवर्नमेंट बना सकती थी, कोडिफाइड स्ट्रक्चर कोई भी डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट बना सकती थी, लेकिन इस बेचारे को बलि का बकरा बनाने की क्या जरूरत? आपको स्ट्रेटेजिक फोर्स डिवीजन बनानी थी, आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन बनानी थी। ये अच्छे इदारे थे, हमें बनाने भी थे, वक्त की जरूरत थी, क्योंकि अब इतना प्रोग्राम डेवलप हो चुका था कि हम स्मगलिंग रूट्स के थ्रू और बैकडोर चैनल्स के थ्रू हम ऑपरेट भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये क्या मसला था कि आपने किसी और को उठाकर उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया, और उसके बाद पूरी दुनिया के सामने जलील करके रख दिया, और उसके बाद पाकिस्तान की इमेज खराब कर दी। अब पूरी दुनिया में जब भी देखो इंडियंस भौंकते रहते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बेचता है, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्मगलिंग करता है, डॉक्टर AQ खान पूरी दुनिया का न्यूक्लियर स्मगलर है, ये सारा का सारा मुशर्रफ ने पाकिस्तान के गले में डाला है। आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी हाईएस्ट लेवल अथॉरिटी, जहाँ आप कह ले जुडिशियल कमीशन बिठा दो, वहां पर एक भी इल्जाम मुशर्रफ साबित कर जाए, मैं मान जाऊंगा। कोई भी इल्जाम नहीं साबित कर सकता डॉक्टर AQ खान के ऊपर, और ना ही दुनिया साबित कर सकती है डॉक्टर AQ खान के ऊपर। ये सारी स्पेक्यूलेटिव थ्योरीज थी, जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक के अंदर है, ये सारी स्पेक्यूलेटिव थ्योरीज थी। अब थ्योरीज को प्रमोट कैसे किया जाता है? पहले एक शोशा छोड़ा जाता है, उसके बाद डिफरेंट राइटर्स को तैयार रखा जाता है, उनको कहा जाता है लिखो इस पर, वो बार बार लिखते हैं, इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज, उसके बाद ये सारा का सारा झूठ सच बनकर दिखने लगता है। और इस सारे सच और झूठ के फर्क को कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन स्टेट समझता है। पर मुशर्रफ ने वहां पर झुककर सारा का सारा इल्जाम डाल दिया डॉक्टर AQ के ऊपर, और एक के साथ हमारे गले में इल्जाम पड़ गया, अब पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लग गया। अब पूरी दुनिया में जब भी IAEA ये बताती है तो ये कहती है कि पाकिस्तान ने तो न्यूक्लियर स्मगलिंग की थी। अरे भाई, पूरी दुनिया ने न्यूक्लियर स्मगलिंग की थी। मसला ये है कि आपके प्रेसिडेंट ने उस टाइम पर स्टैंड नहीं लिया, और किसी हद तक ये भी लग रहा था कि ये बेच भी देगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। मुशर्रफ पर भी दबाव था, क्योंकि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की वजह से इराक पर हमला हो चुका था, और मुशर्रफ पर भी ज्यादा प्रेशर था। मुशर्रफ पर प्रेशर इस वजह से था कि वो इलेक्टेड नहीं था। मुशर्रफ तो डबल एजेड स्वॉर्ड के अंडर आ जाता था, क्योंकि उसको इलेक्शन भी नहीं थी, उसकी गवर्नमेंट इतनी पॉपुलर भी नहीं थी। सो अमेरिकन जब चाहे जैसे चाहे वैसे दबा देते थे मुशर्रफ को। इसी वजह से जनरल महमूद भी मुशर्रफ से नाराज हो चुका था, और अमेरिकन का पिट्ठू मुशर्रफ से बड़ा तो कोई था नहीं पाकिस्तान में। फिर उसी टाइम पर दो और ट्रीटीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर चल रहा था वहां पर। एक था NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और दूसरा था CTBT कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये भी चाहता था अमेरिका के पाकिस्तान इन दोनों को साइन
करें। आप ये देखें पाकिस्तान के ऊपर कितना दबाव डाला कि डॉक्टर एक्यू खान ने पूरी दुनिया के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब्स फैला दिए। अब यहाँ पर ये देखें कि इसराइल ने कितना ओपनली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया है, कितने ओपनली उसका रिएक्टर बना हुआ है और F-35 उसको गार्ड करें और कोई उससे नहीं पूछ रहा कि भाई तुमने क्यों न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया हुआ है, जबकि तुमको तो न्यूक्लियर थ्रेट भी नहीं है सामने वाले मुमालिक से, क्योंकि इसराइल के जितने भी दुश्मन है उनमें से किसी के पास भी न्यूक्लियर बम नहीं है। कोई पूछता है नहीं। यहाँ पर जनरल मुशर्रफ जैसा घटिया आदमी हम सबको इल्जाम दिलवा के चला गया क्योंकि उसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं थी, उसके पास पॉलिटिकल सेंस नहीं था। अब मुशर्रफ का वर्जन सुन लिए। मुशर्रफ कहता है कि मुझसे जॉर्ज टेनेट CIA का हेड था, मुझसे मिला और उसने मुझे दिखाए कुछ डिजाइन दिखाए। P1 सेंट्रीफ्यूज का डिजाइन दिखाया, फिर P2 नेक्स्ट जनरेशन का सेंट्रीफ्यूज डिजाइन दिखाया, फिर थर्ड यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट के डिजाइन दिखाए जो कोटा रिसर्च लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुए थे और ये 1-on-1 मीटिंग थी, दुबई में हुई थी। सो मैं उस मीटिंग के हवाले से सिर्फ यही बता रहा हूँ। मुशर्रफ ने ऐसी ही एक मीटिंग के बारे में बताया था, पूरी आर्मी को कन्विंस किया था कि भाई मुझे अमेरिकन ने वो सबूत दिखाए हैं कि जिसमें अलकायदा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है 9/11 की और इसीलिए हम अलकायदा के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहे हैं। और इसीलिए और इसमें मुशर्रफ ने यह भी कहा था आर्मी की हाई कमांड को, जिसकी वजह से जनरल महमूद नाराज हो गया मुशर्रफ से, कि अमेरिका ने मुझे यह भी सबूत दिखाया है कि तालिबान ने अलकायदा का साथ दिया है और अलकायदा ने उसके बाद ही ये अटैक कैरी आउट किए, इसलिए तालिबान भी उतने ही जिम्मेदार है जितने अलकायदा है। सो ये झूठ बोलने का मुशर्रफ एक पड़ रहा है। सो उसने उस टाइम पर भी झूठ बोला। अब जो शख्स इतना झूठ बोल सकता है उसकी इन बातों पर कैसे एग्री किया जाए कि ये सारी डिटेल्स उसको अमेरिकन ने दी थी, और अमेरिकन पर कैसे भरोसा किया जाए कि इनके पास जितनी भी डिटेल्स थी वो ऑथेंटिक डिटेल्स थी। हो सकता है ब्लफ कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, हो सकता है कुछ और कर रहे हो, ये पुराने डिजाइन दिखाकर मुशर्रफ को डरा रहे हो, या हो सकता है मुशर्रफ अमेरिकन के साथ मिलकर पूरे मुल्क के साथ ब्लफ कर रहा हो। सो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आज भी होनी चाहिए सारे मामले के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कैरी आउट किया था। मतलब पाकिस्तान का प्रेसिडेंट सबोटेज कर रहा था, थ्रेटन कर रहा था पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को अमेरिकन के साथ मिलकर, और आज भी हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। वजह सिर्फ खौफ डर कि आर्मी का बंदा है। अगर हम आज इसे इन्वेस्टिगेट करें प्रॉपर्ली और हम इस खेल को पूरी तरह से समझ पाए, फिर हम तैयार हो जाएंगे कि जब आइंदा आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में कभी इसी तरह की गेम होगी हमारे साथ दोबारा, तो हम पहले से ही कह देंगे कि ये खेल तुम पहले भी खेल चुके हो। अगर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी और हम इसको प्रॉपर्ली नहीं इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मुशर्रफ का क्या रोल था पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को सबॉटेज करने में, तो फिर ये खेल दोबारा भी खेला जा सकता है और हो सकता है अगली बार ये खेल कामयाब भी हो जाए। थैंक यू वेरी मच।